ये दौर जो है युवाओं के लिए ये बड़ा कठिन दौर है, क्योंकि पिछले मैं समझता हूँ कि 30 सालों से जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, वो स्थिति इस प्रकार की है कि उसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छी शिक्षा, उनके लिए रोजगार का बहुत अच्छा अवसर और रोजगार मिलने के बाद आगे का अच्छा जीवन जीने का अवसर जो है, तो पिछले 30-40 सालों में लगातार कम हुआ है। और आज इस दौर में जब हम देखते हैं कि 2023 की अगर बात करें, तो पिछले 4-5 सालों में बहुत तेजी से युवाओं के लिए जो क्षेत्र आवश्यक हैं, जैसे अच्छी शिक्षा और रोजगार का एक बेहतर अवसर, एक बेहतर सामाजिक वातावरण, एक बेहतर तंत्र, जो भी चीज़ें एक युवा के लिए आवश्यक हैं, उसमें लगातार गिरावट आई है। और गिरावट का मेन कारण ये है कि युवा जो है वो आज किसी के भी फोकस में नहीं। जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं, जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम सब लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, एक देश के नागरिक के रूप में, एक प्रदेश के नागरिक के रूप में, तो इस तंत्र के नीचे जब हम रहते हैं तो तंत्र से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, और वो अपेक्षाएं जो है ना पूरी हो जाती हैं तो युवा सुखी होता है, युवा संपन्न हो जाता है। और संपन्नता का मतलब केवल रुपए पैसे से संपन्न होना नहीं है। संपन्नता का जो बड़ा अर्थ है वो मानसिक संपन्नता से है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से संपन्न है वही अच्छा नागरिक बन सकता है। एक बहुत धनी व्यक्ति जो है वो अच्छा नागरिक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो मानसिक रूप से संपन्न है वो जरूर है कि वो समाज के भी बहुत कुछ कर सकता है। और वास्तव में हर नागरिक वैसे तो समाज की पूंजी है, यानी मानव संसाधन हिसाब से देखा जाए, लेकिन ऐसा नागरिक या ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से संपन्न है, तो वो निश्चित तौर पर समाज के लिए एक बड़ी पूंजी होता है। उससे बहुत सारी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो वो आदमी अपने साथ साथ 10-20 परिवारों का, 10-20 लोगों का, खुद के परिवार का, 25-50 और लोगों का कुछ बेहतर कर पाए। यदि वो शिक्षक बनता है तो एक बेहतर शिक्षक बनकर वो हजारों छात्रों को 30-35 साल के जो पूरा उसका एक शिक्षक के रूप में जीवन होता है, इसको बहुत अच्छा कर सकता है। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर भी अपने जीवन काल में हजारों लोगों को तरह तरह की राहत मिल सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा वातावरण युवाओं के लिए तैयार होना चाहिए कि जिसमें युवा पूरी तरह से उन्नत हो सके, पूरी तरह से उसको अपने व्यक्तित्व को बनाने का, निखारने का उसको पूरा अवसर मिले। आज का जो युवा है उसके लिए एक सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो रोजगार। पढ़ने लिखने के बाद जब व्यक्ति बाहर निकलता है, तो हम हिंदुस्तानी लोगों के यहाँ एक मतलब कल्चर है, एक रवायात, हमारी एक सभ्यता है। हर बच्चा ये चाहता है कि जब वो स्कूल कॉलेज से बाहर निकले तो वो अपने माता पिता के लिए कुछ राहत दे सके, कुछ वो अपने भाई बहनों के लिए कुछ उनकी फीस भर सके, कुछ उनके लिए कुछ बेहतर कर सके, घर में सारे लोगों को अच्छी तरह से वो खाना खिला सके। अगर वो कच्चे मकान में पिता के समय रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि उसके रहते एक पक्का मकान आदमी का बन जाए। ये छोटी छोटी उम्मीदें लेकर जो है वो युवा 24-25 साल की उम्र में अपनी जिंदगी शुरू करता है, और बाद में लेकिन जब तंत्र से उसका सामना होता है तो वो ये पाता है कि उसके सारे सपने जो है समाप्त, बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए करने के लिए बचता नहीं। और वो जद्दोजहद जो है वो जद्दोजहद पूरी जिंदगी पर चलती है। बहुत सारे लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग ज्योतिष को बड़ा विश्वास करते हैं, और ज्योतिष पे एक शब्द है राजयोग। अगर किसी व्यक्ति को मेरी बहुत सारी ज्योतिषियों से बात हुई, अगर किसी व्यक्ति को 70 साल में राजयोग आया है तो उस राजयोग का मतलब केवल इतना है कि उसकी जो पुत्र वधू है वो उससे अच्छी तरह बात करेगी, उसको दोनों टाइम खाना दे देगी। ये राजयोग इतना तक सीमित रह जाता है। पर यदि वो राजयोग 22 से 30 साल के बीच आता है तो हो सकता है कि वो युवा जो है IAS अफसर बने और पूरे देश में या पूरे प्रदेश में वो लोगों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। जरूरी क्या है, समय पर युवा को बेहतर रोजगार,
और उसके आगे के जीवन की बेहतर व्यवस्था। अब सवाल ये है कि साहब रोजगार सबको मिलना चाहिए। हमारी पार्टी और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के पक्षधर हूं। यदि कोई व्यक्ति अंगूठा भी लगाता है, निरक्षर भी है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, तो हम ये कहकर उसको ठुकरा नहीं सकते कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें कोई रोजगार नहीं मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जो इस समाज का हिस्सा है, नागरिक है इस देश का, उसको कहीं ना कहीं हर हाल में रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने अपने शुरू से एक मैनिफेस्टो तो नहीं कहेंगे, मैनिफेस्टो भी 1 महीने के बाद हम जारी करेंगे इसका, जो चुनावी घोषणा पत्र है, लेकिन अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से कैमरे के सामने कई बार हम लोगों ने और हमारे पार्टी के साथी हैं उन सब लोगों ने ये बात कही है कि हम लोग 42 महीनों में 3.5 साल के अंदर 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और इसका सीधा सा मतलब है कि हर जिले से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन 50,000 लोगों में हर स्तर के, हर तरह के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखा भी है, हमारी पार्टी उसकी भी चिंता करेगी, उसको भी रोजगार देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और जब रोजगार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी आदमी को 1,000 रुपये का रोजगार दें या 1,500 रुपये का रोजगार। जब रोजगार की बात होती है तो गाँव में भी जीवन जीने के लिए मैं समझता हूँ एक परिवार को कम से कम 7,000 रुपये की आवश्यकता। इसलिए हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि हमारा कोई भी रोजगार जो है वो 7,000 रुपये से 7,000 रुपीज से कम नहीं होगा प्रति महीना। इतना रोजगार और इतनी राशि प्रत्येक परिवार को हर महीने मुहैया होनी चाहिए ताकि वो परिवार अच्छी तरह खाना खा सके। अपने बच्चों के लिए वो दूध और कुछ ऐसी जो प्रोटीनस चीज़ें हैं, प्रोटीन वगैरह का इंतजाम कर सके। उन बच्चों को बहुत बड़े स्कूलों में न सही पर एक ऐसे स्कूल में ज़रूर पढ़ा सके जहाँ उसकी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा हो। ये बहुत आवश्यक बात है। जो लोग तंत्र में इस समय हैं या जो पहले भी रहे, वो नागरिकों को केवल कुछ कुछ सुविधाएं देना चाहते और उसके बाद वो चाहते हैं कि तंत्र पर वो लोग काबिज रहें और आगे इसी तरह से चीज़ें चलती रहें। हर बार जब वोट देने का मौका आता है तो सारे लोग अपने अपनी तरह से लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। अभी जैसे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक अभियान चला हुआ है, नारी में, यहाँ सामान्य महिलाएं बैठी हुई है मंच पर भी है, पर एक भी महिला इनमें ऐसी नहीं है कि जिससे अगर हम एक प्रश्न पूछें कि वो 1100 का सिलेंडर 500 में चाहती है या अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहती, अच्छी स्कूल चाहती, एक भी महिला ऐसी मुझे नहीं मिली प्रदेश में। क्योंकि हम लगभग 250 से 300 किलोमीटर का सफर रोज तय करते हैं। एक महीने में लगभग 12 से 15,000 किलोमीटर रोज मतलब सफर करते हैं, तो औसत जो है 300-400 किलोमीटर का आता है। एक भी महिला, हमने गांव देहात में बात की, आदिवासी महिलाओं से बात की और एससी वर्ग की महिलाओं से बात की, शहरों की जो पढ़ी लिखी महिला है उनसे भी बात की, पर कहीं पर यह बात उभर के नहीं आई कि लोग उस 1,000 रुपये से खुश हैं। 1,000 रुपये दे देना मैं समझता हूँ बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी बात। हमारी पार्टी जो बात कर रही है वो रोजगार की बात कर रही है। हम बेहतर एजुकेशन के पक्ष में, अभी युवा यहाँ बैठे हैं, स्कूलों में 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाएंगे। 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली होने का मतलब केवल पदों की रिक्तता नहीं है, वैकेंसी। इसका सीधा मतलब है कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनकी जो अगली पीढ़ी है वो पीढ़ी अब लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दी। और ये मेरा नहीं है, सरकार का ही डेटा है, सरकार की जानकारी है कि पहली क्लास में जब 100 बच्चे भर्ती होते हैं तो 12वीं क्लास आते आते वो केवल 18 बचते। 82 बच्चे जो है 12वीं के पहले इसमें छोड़। अब आप खुद बताएं कि अगर 82 बच्चे 12वीं से कम पास हैं तो चपरासी बनने के लिए भी मिनिमम जो है वो 12वीं की योग्यता है सारे सरकारी दफ्तरों में और यहाँ तक कि प्राइवेट में। अगर 82% आबादी आपकी धीरे धीरे 12वीं के पहले सब स्कूल छोड़ देगी,
आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी है जो बाद में बिना काम के रहेगी, बिना योग्यता के रहेगी। तो फ्रॉड नाई बिजली का विकास जो है वो छोटा विकास है। लोगों को 600 की पेंशन 700 कर देना, 700 की पेंशन 800 कर देना, महिलाओं को 1100 का सिलेंडर 500 में दे देना, या 1,000 रुपये दे देना, ये सामान्य बात। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जेब में अगर पैसे हैं तो पैसे खर्च हो ही जाए। मैं सही कह रहा हूँ, पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे बचेंगे नहीं आपके पास। लेकिन अगर आपको बेहतर शिक्षा मिल जाए, बच्चों के लिए माँ बाप कितनी मेहनत करोगे। हम में से लगभग 2 लोग यहाँ 30-35 साल से ऊपर के हैं, वो लगभग सभी मतलब परिवार वाले हैं, और उनको माता पिता होने का जो एहसास है वो है उनको कि कितना कठिन काम है। दुनिया का सबसे बड़ा पद अगर है तो वो माँ का पद है, और उससे जो अगला पद है वो पिता का पद। सारे लोग समाज में जो चलन है कि भाई शादी हुई, बच्चे हो गए, माँ बाप बन गए, लेकिन आप सोचो कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी जो मूल्यांकन है, जो आपकी अगली पीढ़ी के प्रति जो सरकारों का दायित्व है, उसकी कहीं पूर्ति नहीं, उसकी कहीं पर भी पूर्ति नहीं। छोटे छोटे नारे लगाकर, तरह तरह की बातें करके, तरह तरह की चीजें अमल में लाकर सरकारें जो है वो वोट लेती हैं और फिर चुनी जाती। युवा जो है उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, आज का युवा अवसाद में है। बहुत सारे बच्चे 10वीं बार, अभी 4-6 दिन पहले की बात, एक 10वीं के बच्चे ने एक छोटी सी बात पर जो है उसने सुसाइड कर। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोग हैं, मेडिकल कॉलेज के लोग हैं कि दबाव जरा सा पड़ा, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे अपने कॉलेज के पीयर्स का हो, प्रोफेसर्स का हो, छोटे छोटे दबाव में बच्चे जो है बड़ा कदम उठा लेते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अंदर से जो मानसिक मजबूती युवाओं को मिलनी चाहिए, वो मजबूती लोगों के पास नहीं। वो युवा भी एक तरह से जिसको कहते हैं कि बड़ा मशीन जैसा हो गया है कि थोड़ी सी भी दिक्कत हुई और वो मशीन काम करना बंद। और इस समय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो लोगों में धीरज सिखाए, जो लोगों में धैर्य लाना सुनिश्चित करे, जो लोगों को एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ काम करना सिखाए, एक बड़ा दिल और बड़ा मन लेकर लोगों को काम करना सिखाए। एक ऐसे एजुकेशन की जरूरत। दोनों तंत्र में इन बातों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मैं शासकीय सेवा से आया हूँ और मुझे वहाँ की जानकारी है। लोग वहाँ पर बैठकर कभी भी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा अपनी पूरी 26-27 साल की नौकरी में कि किसी नेता ने या किसी बड़े आदमी ने जो जिम्मेदार है उसने कभी इन विषयों पर सोचा भी हो या इन पर चर्चा। रोड, नाली, बिजली, छोटा मोटा निर्माण कार्य, उनके लिए विकास का यही है। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना यह है कि विकास का सबसे बड़ा मीनिंग जो है वो है नागरिकों का उन्नयन, नागरिकों का जो कौशल है, जो उनकी समझ है, जो उनकी शिक्षा का और समझ का स्तर है। अगर जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक चीज़ें जो हैं सुधर ही नहीं सकती। आप कितना भी पैसा जो है वो आप लेते रहिए, कितना भी पैसा जो है आप लोगों को केवल दे दीजिए, इसी तरह से आप खुद अंदाज लगाएं कि एक 22-24 साल के बच्चे को हम कहते हैं कि इनको बेरोजगारी भत्ता दे 2-2 हज़ार रुपये। आपको लगता है कि उस 2,000 रुपये से उनका समझ बढ़ जाएगी, उनका जीवन स्तर बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। केवल ये है कि जो नेट का पैक आता है 300-400 रुपये का, 400 रुपये उसमें चले गए, और 1600 रुपये जो है जिसके पास बाइक है तो उसमें पेट्रोल वेट्रोल दिलाकर जो है, अगर पहले महीने भर में 100 किलोमीटर घूमता था तो वो 200 किलोमीटर घूमे। युवाओं को इस समय एक ऐसी दिशा की जरूरत है, एक ऐसे सोच समझ की जरूरत है कि युवा जो है अपने बारे में पहले अपना मूल्यांकन करे कि वो किस फील्ड में बेहतर काम कर सकता है, वो कहाँ पर बेहतर जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या उसकी भाषा बहुत अच्छी है, क्या उसका मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स की समझ उसकी बहुत अच्छी है, या वो इतिहास विषय को अच्छा समझ सकता है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, क्या वो अच्छा शिक्षक बन सकता है, क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। क्योंकि मेरा भी मानना यह है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं कि हम केवल पढ़ते इसलिए हैं कि हमें नौकरी चाहिए होती है, कि हम नौकरी एक पकड़े ले जाके, और नौकरी के बाद हम समझते हैं कि बस हमारी पढ़ाई पूरी हो।
पढ़ने लिखने के बाद अगर समाज में कुछ लोगों को बदकिस्मती से नौकरी नहीं मिलती, तब ये मानते हैं कि ये आदमी ये बेकाम आदमी है, मतलब इसका कोई कुछ नहीं किया इस आदमी, और हम पढ़ने में उसको कमज़ोर मान लेते। मेरा कहना नहीं, जिस साल परीक्षा में मैं पास हुआ था उस साल मुझसे भी बहुत बेहतर लोग एग्ज़ाम में बैठे होंगे, इसका मुझे विश्वास है। मेरे अपने साथ के बहुत सारे लोग जो मुझसे हमेशा हर विषय में ज़्यादा नंबर लाते थे, वो आज बड़ी साधारण स्थिति में है या किसी छोटे स्कूल में शिक्षक है। और उसका सिर्फ एक कारण है कि शायद ईश्वर की मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा कृपा थी कि मुझे बेहतर अवसर मिल गया, मुझे शायद सही समय सही मार्गदर्शन मिल गया, मुझे अच्छे प्रोफेसर्स मिले, अच्छी संगत मिल गई, अच्छे लोगों ने मुझे बताया कि भाई हम भी गाँव के रहने वाले आदमी, तो लोगों ने जो है सही समय हमें शायद बता दिया कि भाई आप ये परीक्षा की तैयारी करिए। फिर हमारे कुछ मित्र थे कि हमें जब कहीं बाहर जाना पड़ा उस छोटी जगह से, तो हमारे पिताजी को भी नहीं मालूम था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और हमारे मित्रों ने कि नहीं यार तुम शायद पढ़ने लिखने में कुछ बेहतर हो हमसे, तो हॉस्टल में ही चंदा करके और हमें जो है उन लोगों ने इलाहाबाद भेज दिया, और एक नया सफ़र जो है वो शुरू हो। और वो सफ़र आज फिर पिछले साल जब मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद तक का वो सफ़र जो है वो मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों में रहकर हमने अपना समय गुजारा, अच्छी तरह से अपना काम किया, काम में कभी मतलब कमी नहीं रखी, और किसी भी आदमी के लिए जो कुछ सबसे बेहतर हो सकता था वो किया। और इसलिए आज मेरी आवाज़ में या मेरे चेहरे पर एक संतोष है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे अंदर से इस बात का भरोसा है, या अंदर से एक मुझे एहसास है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम ईश्वर ने या समाज ने मुझे सौंपा उस काम को मैंने बेहतर ढंग से किया। पैसे से संतोष नहीं आता। लोगों को ये गलतफहमी है कि पैसे से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, मुझे पैसा मिल जाए और मैं सबसे सुखी इंसान हो जाऊँ। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पैसा जो है वो कभी भी आपको सुख नहीं ला सकता। पैसा जो है केवल आपको सुविधा ला सकता है। कि थोड़ी गर्मी है, आपने एसी ऑन कर दिया, ठंडक हो, तो पैसे का उपयोग केवल इस सीमा तक है। लेकिन जैसे ही आपको सुख शब्द का मतलब आभास होता है, आपको सुख शब्द ज़हन में आता है आपके, तो सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सुख के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका अंदर से संतुष्ट होना। यदि आप अंदर से संतुष्ट हो, यदि आप अंदर से आपको लगता है कि नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में आप सही थे, एक पुत्र के रूप में आप सही थे, बाद में एक भाई बहन के रूप में आप सही थे, एक पति या पत्नी के रूप में आप सही थे, एक नागरिक के रूप में अगर आप सही हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपकी आमदनी कितनी भी कम क्यों ना हो, आपके जीवन में एक संतुष्टि है, एक सुख है। जो लोग हमारे साथ, उनकी संख्या कम है, इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके धीरे धीरे ये परिवार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सुविधाओं के ना होते हुए भी, संसाधन के ना होते हुए भी आज हजारों लोग वो हमारे साथ। और एक छोटा सा सफर जो अभी 4 अगस्त को ही 1 साल का हुआ है, उस 1 साल में हम सब ने मिलकर, जिसमें निस्संदेह शुरुआत जरूर मैंने की थी, और जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन मैं अकेला था, बाकी सब लोग टेबल के उस तरफ थे, टेबल के पीछे केवल मैं अकेला था। लेकिन आज हर जिले में 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग जो हैं वो ज़रूर हमारे साथ हैं, और हम धीरे धीरे करके एक बेहतर व्यवस्था को बनाने का काम। सवाल होता है कि भाई युवा के लिए ठीक है शिक्षा आवश्यक है और रोजगार की व्यवस्था आप करें, युवा के लिए और क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ और ऐसी है जिसका युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग फाइनल सेमेस्टर में है या जो बाहर भी निकल गए हैं, उनसे मेरा कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो विषय पढ़ते हैं, जो विषय आपने कॉलेज में या जो भी डिसिप्लिन आपका, कुछ लोग इंजीनियरिंग में होंगे, कुछ मेडिकल वाले हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों के हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो विषय आप पढ़ते हैं उस विषय में आपको पारंगत होना चाहिए। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो वास्तव में आपसे बात करके ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति इतिहास का गहरा जानता है। हमारे यहाँ जो युवाओं की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी ये है कि
एमएससी मैथमेटिक्स पास आदमी जो है वो 9वीं और 10वीं के सवाल भी हल नहीं कर पाता है। एमए हिंदी पास आदमी जो है वो 9वीं 10वीं में ग्रामर नहीं पढ़ा सकता अच्छी तरह, हिंदी की ग्रामर नहीं पढ़ा सकता। जो एमए इंग्लिश लिटरेचर है उन लोगों से 9th-10th का जो टेंस चार्ट है या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो उनसे नहीं बनता है। लोगों को स्पेलिंग करना नहीं आता, ये कमी है। क्योंकि जब वो लोग पढ़ रहे थे तो उनका ध्यान इस बात पे था ही नहीं, उनका पूरा ध्यान था कि वो डिग्री मिल जाए और हम आगे चले जाए। अब इस कमी को पूरी करने का अभी भी 1-2 साल 3 साल जो है उन युवाओं के पास है जिनकी उम्र 22-23 साल। क्योंकि जीवन में हर समय जो है सारे काम नहीं किए जा सकते। जैसे आज मैं सोचूं कि मैं विद्यार्थी बन जाऊं और कोई प्रोफेसर मुझे डांटने वाला हो, करेक्ट करने वाला हो, तो ये बात अब लगभग असंभव है। मैं कहीं पर भी किसी स्कूल या कॉलेज में शायद अब दाखिला नहीं ले सकता हूँ। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि जो भी लोग इस पूरे तंत्र से, शिक्षा के तंत्र से निकल कर बाहर आ रहे हैं, पहली चीज़ है कि उनको पूरे विषय का ज्ञान होगा। दूसरी चीज़, स्वभाव पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। युवा जो है अपने स्वभाव पर या अपनी व्यक्तिगत जो आदतें हैं उस पर ध्यान नहीं देता। उसको लगता है कि सेमेस्टर का पेपर है, पेपर हमारा आदि हल हो गया या हमने बेहतर कर दिया, तो उसको लगता है कि इसके बाद सारा काम खत्म हो। मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने स्वभाव के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी आदतों को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। और अधिकांश लोगों के असफल होने का कारण, पहला कारण तो ये है कि उनको विषय आता था, और दूसरा कारण ये है कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंजीनियरिंग की किताबें भर पढ़ते हैं पर हम अपने ऊपर काम नहीं करते। और जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं आता। तीसरी चीज़ जो युवाओं को सीखने की ज़रूरत है वो है भाषा। आप अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले, लेकिन यदि आपकी भाषा में शब्दों का उच्चारण, शब्दों का सही प्रयोग और एक स्थायित्व होना चाहिए। जब आप बात करते हैं, अगर बात करते समय बहुत जल्दी जल्दी आप बात करते हैं या बहुत स्लो होकर बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें जो है वो युवा का इंप्रेशन डाउन कर देती है। जनरली इंटरव्यूज में जो चीज़ देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि वो युवा अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करता है, कैसे वो लोगों से बात करता है। और आप इस पैमाने पर अगर परीक्षण करें, इसको ध्यान में रखकर किसी से भी आप मिले तो आपको बहुत जल्दी लगेगा कि नहीं, अभी इस आदमी को और कुछ सीखने की जरूरत। अच्छी तरह से अपनी बात कह देना, अच्छी तरह से इन लोगों से इंटरेक्ट कर पाना भी युवा के लिए एक बहुत बड़ा स्किल है। और जब वो नहीं होता तो ऐसा युवा छोटी मोटी नौकरी पा सकता है, 10-20-25 हज़ार रुपये की नौकरी, पर अगर उसका सपना बड़ा है तो उसके लिए ये भाषागत जो निपुणता है, जो भाषा का कौशल है, वो हिंदी हो या अंग्रेजी, उसके लिए वो सीखना बहुत जरूरी चीज। अगली चीज असफलताएं आती। असफलताएं आती जब मैंने शुरू किया था तो जैसा मैंने बताया कि मैं अकेला था, और शुरू में वास्तव में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे इतने बड़े प्रदेश में टीम खड़ी होगी, कैसे इतने बड़े प्रदेश में लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे संसाधन मिलेगा, लोग हमको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लोग हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत तनाव भी था, बहुत तनाव था। कई बार ऐसा होता था कि जब असफलताएं मिलती हैं तो आदमी अंदर से घबरा जाता है और उसको ये लगता है कि यार पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन फिर एक अंदर की मजबूती जो है वो फिर आगे आती है और वो चीज़ों को ठीक कर देती है। युवाओं को भी एक बार में ही, एक ही स्ट्रोक में सफलता मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, और इसलिए ज़रूरी है कि उनको अपने आगे के जो साल है, 6 महीने में सफलता नहीं मिली, निराश होने की जरूरत, फिर आप दोबारा ट्राई करें और अच्छी तरह ट्राई करें। और जो मानसिक शांति आपकी है वो किसी भी स्थिति में भंग नहीं होना चाहिए। यदि मानसिक शांति आपकी भंग होती है तो इसका सीधा मतलब है कि फिर आप किसी बड़ी सफलता के लिए शायद बने नहीं।
एक बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जो माणिक के पहने होंगे, पुखराज पहने होंगे, या मोती पहने होंगे, या कुछ और गोमेद जैसा कुछ पहने हो। आपको क्या लगता है, रत्न अपने आप पैदा नहीं होता? रत्न जो है, रत्न अपने आप पैदा नहीं। जो रत्न आज आप पहने हुए हैं, हो सकता है आज से 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले वो केवल एक पत्थर रहा। उस पत्थर को रत्न बनने के लिए बहुत यातना सहना हुई, तब जाके फिर वो रत्न बनता है। तो प्रयत्न जो है आपका, और आपका लगातार काम करने का जो उत्साह है, वो भी बना रहना चाहिए। अगली चीज है शिष्टाचार। शिष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जितनी शिष्टता से, जितनी सभ्यता से बात करेंगे, और जितने, एक अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है विट, WIT। विट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रसन्न वदनता। मतलब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि कुछ, मतलब उनमें कि हल्की सी हंसी, स्मित मुस्कुराहट जिसको कहते हैं, वो होती। आप देखेंगे ऐसे लोगों को अपरिचित लोग भी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो विट जो है, वो विट उस आदमी को एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाता है कि जहां वो व्यक्ति सबको स्वीकार करते हैं। हमारी इज्जत क्या रहती है, हम अपने आप को थोपते हैं दूसरों, हम थोपते हैं राइट, हमको मानो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा सत्कार करो, हमारी सेवा। हम दूसरों को मानने तैयार नहीं। एक छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आप दूसरे को मानना प्रारंभ कर देते कि नहीं, पहले आप देखेंगे जीवन की 70-80% समस्याएं समाप्त हुई। हमारे पास 20-22 साल के भी युवा आते हैं। मेरे बेटे की उम्र भी 23 साल है, पर वो 21-22 साल का युवा भी आता है तो कई बार मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता, पर मैं उसको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करता कि मुझे आपके सहयोग और आपकी कृपा की आवश्यकता है। और उसके बाद ये होता है कि वो युवा न केवल खुद मेरे साथ जुड़ जाता है, बल्कि और 10-25 लोगों को लेकर मेरे साथ। तो दूसरों को स्वीकार करना ये बहुत जरूरी चीज है, और एक अच्छा शिष्टाचार होना चाहिए। ये सलीका हर बच्चे में होना चाहिए कि शिक्षकों से कैसे बात करें, महिलाओं से कैसे बात करें, बुजुर्गों से कैसे बात करें, राह चलते जो को पैसेंजर्स हैं, ट्रेन में मिल जाते हैं, बस में मिल जाते हैं, या प्लेन में मिल जाते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करें, कैसे बर्ताव करें। और एक अच्छा व्यवहार करके वो आदमी दुनिया जीत सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, मेरे एक बड़े करीबी मित्र हैं डॉक्टर हैदर, वो लखनऊ के रहने वाले हैं और अभी भोपाल में रहे वो 12-13 साल। बवटा मध्य प्रदेश के एडवाइजर थे। तो वो बॉम्बे गए तो एक लाल रंग बैग खरीदना था, वो तो एक लाल रंग का बैग जो है ऊपर रखा हुआ, बहुत सुंदर बैग था। तो दोनों, एक आदमी और आया और उसने, हैदर ने कहा कि यार ये लाल वाला, उसने कहा हाँ ये हमें भी दो। वो बैग एक ही था बॉम्बे। और जब हैदर ने कहा कि नहीं इधर दिखाइए, तो उसने कहा यूपी, वो भी यूपी का था, लखनऊ में था वो ना। उसने कहा नहीं हम ले वही का, कि मतलब इस बैग को हम लेंगे। हैदर साइकोलॉजिस्ट है और वो PhD है साइकोलॉजी में। तो हैदर ने तुरंत कहा कि हाँ प्लीज भाई साहब आप लीजिए, ऐसा लगता है कि आपको ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये बैग आप ले लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आदमी ने बैग नहीं लिया और उसने हैदर के हाथ जोड़े कि नहीं भाई साहब, बोले पहले आप ही ने कहा था बैग आप, तो पहले आप सही लगा। और अंतिम में उस आदमी ने कहा कि नहीं साहब मैं, आप बैग आप ही को लिया, मैं नहीं लिया, और हैदर ने वो बैग नहीं लिया। कहने का मतलब ये कि जब आप दूसरों को स्वीकार कर लेते हैं, पर एक शिष्टाचार के साथ बात करते हैं ना, आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो अगर आप किसी के एहसान होने पर भी उसके एहसान को मानने से मना कर देते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। ईश्वर की जवानी माइथोलॉजी है, उसमें भी कहा गया है कि हर अपराध का प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित है कहीं पर। इसलिए हमें अपने रिश्तों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, और स्पेशली अपने मदर फादर के प्रति बहुत जिम्मेदार, बहुत सहृदय और बहुत चिंताशील होना चाहिए कि हम उनकी फिक्र करें, उनके सुख में दुख में हम साथ दें, और लगातार जब तक वो हमारे बीच हैं तब तक उनका मान सम्मान और उनकी जो छोटी छोटी आपसे भावनात्मक अपेक्षाएं हैं उसको जरूर हम हमेशा पूरा करें। तब जाकर फिर एक जीवन जो है हम ये कह सकते हैं
30, 35, 40 साल का एक व्यक्ति जब इन सारी चीज़ों से निकल कर जब बाहर आता है, तब वो उसको 35, 38 साल, 42 साल की उम्र में ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा और परिपक्व नागरिक है। तो युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा जो जिसको कहते हैं लक्ष्य है या जो उनके जीवन का उद्देश्य है, वो एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर इंसान और सबसे बड़ी बात कि एक बेहतर नागरिक बनने का जो एक सफर है। एक बालक के रूप में आप जन्म लेते हैं और फिर एक अच्छे नागरिक तक जब आप पहुंच जाते हैं, तो वही जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता आईएएस आईपीएस बन जाने में या और इस तरह की किसी अचीवमेंट में नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, तो वो आपके जीवन की सफलता। यहाँ पर जो लोग पालक हैं, मतलब जो माता पिता हैं, उनको भी मैं ये विश करता हूँ, एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पुत्र पुत्रियाँ जो हैं गौरवशाली बने, अच्छा जीवन जिए और आपको उनके माता पिता होने का गौरव। जो युवा हैं उनसे मेरा कहना है कि आप अपना जीवन इस ढंग से जिए कि आपके माँ बाप जो है या आपके जो परिजन हैं वो आपके ऊपर भी गर्व कर सकें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।